साथियों नमस्ते, मैं ज्ञानेश वाकुड़कर। राष्ट्र महाराष्ट्र में हम चर्चा चर्चा करने जा रहे हैं लोक जागर के अंतर्गत। असल में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि पहले पुराने ज़माने में जब राजा महाराजाओं का समय था, तो उनके पास में एक दरबार था, नवरत्नों का दरबार। तो राजा विक्रमादित्य का भी दरबार था, और सबसे फेमस दरबार है अकबर, राजा अकबर का, जिनके साथ बीरबल थे, तानसेन थे, मतलब एक्सपर्ट लोग होते थे हर अलग अलग संगीत में, साहित्य में, संस्कृति में, धर्म में, राजनीति में, ऐसे अलग अलग इसमें जो विशेष ज्ञाता थे उनको साथ में लेकर वो दरबार बनाया जाता था। अब आज के ज़माने में तो जनतंत्र है, मगर जनतंत्र में भी हमारे देश में हमारे जो नए प्रधानमंत्री है वो किसी राजा या सम्राट से कम नहीं है। राजा भी किसी और की सुनते थे, मगर ये तो हमारे मोदी जी किसी की सुनते ही नहीं है, अपनी आपकी ही सुनते हैं। और उनके साथ में सिर्फ एक शाह जी रहते हैं, मोदी जी के साथ में शाह, अमित शाह, और वो दोनों आपस में कुछ बातें करते होंगे, या इम्प्लीमेंटेशन के समय शाह होते हैं, आदेश देते समय मोदी हो सकते हैं। मगर इनके पास नवरत्नों का दरबार वगैरह नहीं, क्योंकि दूसरे नामों के बगैर तीसरा नाम इनके साथ में दिखता नहीं है। जेपी नड्डा उनके पार्टी के अध्यक्ष जरूर है, मगर उनकी भी तो कोई बात सुनी नहीं जाती। उनको तो मोदी जी के साथ में खड़ा रहने का भी अधिकार नहीं। कई मौके पे आपने देखा होगा कि कई मौके पे मोदी जी के साथ में अगर वो चलने लग गए तो उनको हटाया गया, हाथ पकड़ के खींचा गया या बाजू में हटाया गया। तो मतलब उनके साथ में, मोदी जी के साथ में दो भी नहीं रहते असल में, क्योंकि वो अकेले अकेले दिखते हैं। तो फिर भी अगर सोचे तो इनके पास में नवरत्नों का दरबार तो था ही नहीं, मगर उनका एक दरबार है। अगर बात करें तो उनके दरबार में क्या है, वो उनके पास महिला रत्नों का दरबार जरूर है। महिला रत्नों का दरबार जरूर है। जैसे कि मोदी जी के पास में महिला रत्न दरबार की अगर बात करें तो स्मृति ईरानी है, कंगना रनावत है, प्रज्ञा ठाकुर है। असल में अभी निर्मला सीतारामन तो है ही, नवनीत राणा भी उस दरबार में जाने की, एंट्री करने की सोच रही है। हेमा मालिनी भी थी, किरण खेर भी थी, मगर वो उनके नवरत्नों में नहीं थी, उनके इनर सर्कल जो होता है कि उसमें नहीं थी। अब असल में स्मृति ईरानी कुछ बोलती होंगी, चर्चा करती होंगी, क्योंकि जिस तरीके से, जिस कॉन्फिडेंस के साथ में वो बाहर में व्यक्त होती थी, तो उसमें लगता है, उससे लगता है कि उनके नवरत्न नहीं मगर 4-5 रत्न जो थे उनके रत्नों में वो शामिल जरूर होंगी। अब मेन बात क्या है कि अपना ये मुद्दा नहीं है, मेन मुद्दा ये है कि निर्मला सीतारामन, ये उनके इसमें नेचुरल, ये बाकी रत्नों के कंपैरिजन में निर्मला सीतारामन पढ़ी लिखी भी है, जेएनयू से पढ़ी हुई है। उनके पति भी जो है परकला प्रभाकर, वो तो बड़े जाने माने अर्थ तज्ञ है। अब ऐसे इसमें निर्मला सीतारामन की जो बातें पहले भी हुई थी, अभी भी हो रही, तो इसमें कुछ गड़बड़ लगती है। पहले तो इनकी इतनी विद्वत्तापूर्ण बातें रहती थी कि जैसे जब रुपये का मूल्य घटता गया, रुपया घटता गया, गिरता गया, तो उन्होंने बोला था, उन्होंने किसी पत्रकार ने जब उनको पूछा तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, रुपया नहीं गिरा है, डॉलर बढ़ गया है, डॉलर का मूल्य बढ़ गया है। अब ये बड़ा अजीब ये है, तर्क है कि कैसे विद्वान, कैसी विदुषिया मोदी जी पालते हैं अपने साथ में। तो ये देखिए, तो उन्होंने बोला था कि रुपया नहीं गिरा है, डॉलर की कीमत बढ़ गई है, डॉलर बढ़ गया है, डॉलर का रेट बढ़ गया है। वैसे ही जब किसी ने पूछा कि भाई प्याज की कीमत बढ़ गई है, अब महंगाई बहुत बढ़ गई, प्याज की कीमतें बढ़ गई, महिलाएं परेशान है, तो उन्होंने बोला मुझे नहीं मालूम कि मैं तो प्याज खाती नहीं। ये अर्थमंत्री है हमारे देश की, देखिए विश्व गुरु बनने जा रहे हैं हम, और क्या विश्व की सबसे बड़ी, क्या तीसरी शक्ति बनने की का दावा करते हैं ये लोग, मगर वो अर्थ मंत्री जो है वो बोलती है कि प्याज का रेट क्या बढ़ा क्या नहीं मुझे मालूम नहीं। वो क्योंकि मैं खाती नहीं हूँ, सब्जियाँ खाती नहीं हूँ। तीसरी बात उन्होंने कही थी कि अभी अभी की बात है कि उनको जब चुनाव लड़ने की बात की, वो तो पत्ता काटने वाली बात थी, कि उनको बोला कि आंध्रा से लड़िए या फिर आप तमिलनाडु से लड़िए, तो उन्होंने सीधे बोल दिया, टिकट भी से भी इनकार कर दिया, लड़ने से भी इनकार कर दिया। और उसकी वजह क्या दी, तो उन्होंने बोला कि मेरे पास में दैट टाइप ऑफ मनी, उस टाइप का पैसा नहीं है जिस टाइप के पैसे से आजकल चुनाव लड़ा जाता है। मतलब उनके बाकी उम्मीदवार जो है, बाकी मेंबर्स है, बाकी जो कैंडिडेट्स है, वो किस तरीके से लड़ते हैं और वो पैसा कहाँ से आता है, किस धंधे से आता है, वो पैसा मेरे पास में नहीं है, ऐसा उन्होंने बोला। अब और एक बात थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड आई,
उसके मामले में इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में तो बड़ी फजीयत हुई। मोदी जी जो बोलते थे कि मैं ईमानदार हो वगैरह वगैरह, तो वो तो अब मालूम है लोगों को। और वो गाना भी अभी चल रहा है, नेहा ठाकुर ने जो बोला है कि जिनको 14 में हमने चौकीदार चुना था, जिनको हम 14 में हमने चौकीदार चुना था, चंदा चोर हो गए देखते देखते। बहुत बढ़िया गाना है, वीडियो है, वो देखिए। तो इलेक्टोरल बॉन्ड की जब बात आई तो मतलब वो तो बहुत खुल गई इनकी पोल। मगर एक बात निर्मला सीतारामन ने खुले तौर पे अभी कही थी, अब भी लेटेस्ट बात है, उन्होंने बोला कि हमारी सरकार आएगी, मोदी जी फिर से पंतप्रधान बनेंगे और इलेक्टोरल बॉन्ड्स हम फिर से लाएंगे, उनमें बदलाव करेंगे मगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स आएंगे। तो अब ये बात है। और एक बात थी कि सब भ्रष्टाचारियों का स्वागत हमारे पार्टी में है, हमारी पार्टी खुली है, कोई भी भ्रष्टाचारी हो, कितना भी बड़ा स्कैम करे, हम उसको पार्टी में लेते हैं, ये भी बात कही थी उन्होंने। अब देखिए कि रुपया गिरा नहीं, डॉलर बढ़ गया है, मैं प्याज खाती नहीं, प्याज के रेट मुझे मालूम नहीं है, मेरे पास में पैसा नहीं है, उस तरीके का पैसा नहीं कि जिससे मैं चुनाव लड़ सकूं। और एक बात उन्होंने बोला कि सब भ्रष्टाचारियों का हमारे पार्टी में स्वागत है, खुले दिल से हम स्वागत करते हैं और करेंगे, ये भी उन्होंने कबूल की। और दूसरी बात, इलेक्टोरल बॉन्ड्स ये करने के अभी कैंसिल भी कर दिए होंगे सुप्रीम कोर्ट ने, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी सरकार फिर से आएगी, मोदी जी हमारे फिर से आएंगे और फिर से हम इलेक्टोरल बॉन्ड लाएंगे। तो ये अब देखिए कि ये धमकी है सुप्रीम कोर्ट को, ये तो सीधे सीधे अपमान ही है एक तरीके से, या धमकी है समझ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट को धमकी है। पहली धमकी तो मोदी जी ने दी थी, उन्होंने टॉन्ट मारा था कि आज पुराने जमाने में अगर ऐसे न्यायाधीश होते या ऐसी न्याय व्यवस्था होती तो क्या उन्होंने बोला कि वो कोई उदाहरण मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मगर उन्होंने बोला था कि वो फिर सीता माई या रामायण का महाभारत का कोई ये कर दिया कि उनको भी गलत समझाया गया होता, इस तरीके का वो है। मतलब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को भी टॉन्टिंग किया था कि आज की न्याय व्यवस्था बराबर काम नहीं कर रही है। अब मुझे सवाल ये सामने पैदा होता है मेरे दिमाग में, ये है कि ये चुनौती इलेक्टोरल बॉन्ड फिर से आएंगे, ये चुनौती सुप्रीम कोर्ट को है या मोदी जी का खेल बिगाड़ने का काम कर रही है? सबसे बड़ी बात, सोचने वाली बात ये है कि ये निर्मला सीतारामन जी मोदी जी का बचाव कर रही है, मोदी जी का सपोर्ट कर रही है, साथ दे रही है, या मोदी जी से बदला ले रही है? ये सोचने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है। और दूसरी बात यह है कि उनके पति जो है वो तो देश भर में घूम रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम मोदी जी ने किया हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम, ये उन्होंने बोला है, उनके वीडियो तो वायरल है, देश भर घूम रहे बोल रहे हैं। और पत्नी और पति में तो बातें होती होंगी और उन्होंने समझाया होगा कि भाई आज नहीं कल इस मामले में अभी तो पाप खुल गया आप लोगों का, तो जेल में तो जाना पड़ेगा। और ऐसे इसमें निर्मला सीतारामन क्या फिर अपनी तैयारी कर रही कि कल चल के अगर बात आ गई तो मैं तो इसमें शामिल नहीं थी, क्योंकि उन्होंने जो बोला था कि दैट टाइप ऑफ मनी मेरे पास नहीं है, दैट टाइप ऑफ मनी, ये महत्वपूर्ण है। तो वो जो पैसा मतलब जिस करप्शन से या बॉन्ड से पैसे लिए जो लिया गया पैसा मेरे पास में नहीं है, ऐसा जो उन्होंने बोला था, इसका मतलब क्या होता है? और फिर से हम बॉन्ड्स लाएंगे, इसका मतलब क्या होता है? तो मेरे दिमाग से तो यही है कि इससे तो, और चोरों को हमारे पार्टी में जगह है, हमेशा खुला दरवाजा है। तो ये बोलना बोले तो मोदी जी को चक्कर में लाना, मोदी जी को परेशान करना, मोदी जी के खिलाफ काम करना, यही हो रहा है। और मुझे लगता है कि और भी कई नेताएं हैं ऐसा काम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ये बातें चर्चा भी करेंगे, खुलेगी भी। मगर देखिए कि मोदी जी की कुर्सी खतरे में है, अभी 400 की तो बात ही नहीं, 200 भी आ जाए तो किस्मत है, वो भी इम्पॉसिबल है। तो देखिए हम इसी बात पे ये चर्चा यहीं पे खत्म करते हैं कि निर्मला सीतारामन मोदी जी के साथ में है, उनके खेमे में है, या उनके विरोधी खेमे में है, उनकी जो है लुटिया डुबाने में काम कर रही है। ये सोचने वाली बात है। आप भी, आपको क्या लगता है बताइए। और यहीं पे रुक जाते हैं, धन्यवाद।